नारी शक्ति की मिसाल श्रीमती रूमा देवी जी के सत्कार के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमती स्वाति जी, किरोड़ीमल कॉलेज, और आरती कसवा, वाइस प्रेसिडेंट आरएलए को। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रूमा देवी जी महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की एक जीवंत मिसाल है। राजस्थान के बाड़मेर के एक छोटे से गांव से आकर उन्होंने जो कढ़ाई और हस्तशिल्प कला में महिलाओं को एक कमाई का माध्यम और जरिया न बनाकर उनके लिए एक आत्मनिर्भरता का साधन बनाया है। 50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को उन्होंने सशक्तिकरण का मार्ग दिखाया है। उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि सफलता संसाधनों से नहीं बल्कि संकल्प, मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। अब मैं कार्यक्रम के अगले पायदान पर हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान रूमा देवी जी का उद्बोधन करवाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मोर पंख सा तन हो गया है, बांसुरी के स्वर सा मन हो गया है। जब से आप आए हो रूमा, हमारा रोम रोम वृंदावन हो गया है, रोम रोम वृंदावन हो गया है। आप सबकी आकाश भर तालियों के साथ मैं आवाज़ दे रहा हूं। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि के तौर पर सेवाओं में उपस्थित हुई श्रीमती रूमा देवी जी, डायरेक्टर ऑफ रूमा देवी फाउंडेशन, बाड़मेर। आज मरुद्रा मंथन के प्रोग्राम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कर्नल राजेंद्र सिंह राठौड़, कैबिनेट मंत्री, श्री राम जी अटल जी, जगदीश सिंह बिश्नोई, और आप सभी को मेरा घना घना राम राम। आप सब सौभाग्यशाली हैं, तब आज दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। मेरा तो 8वीं में ही स्कूल छूट गया था, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे इनविटेशन भेजा, तब मैंने सोचा मैं ना अच्छी स्कूल में पढ़ पाई, ना कॉलेज के बारे में सोचा, मैं हार्वर्ड जाके क्या करूंगी। 1 महीना तक वापस जवाब नहीं दिया। उनका वापस मेल आया कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इंडिया के बारे में कितना मालूम होगा। जो मेट्रो सिटीज है वहां तक तो वो आते हैं, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो उनको जानना है। मैंने कहा मैं अगर 10 लाख रुपए खर्च करके वहां जाऊंगी तो मेरी बहनों के साथ मैं काम कैसे करूंगी, मुझे नहीं जाना। उसी समय मुझे जानकी देवी बजाज पुरस्कार बॉम्बे में मिल रहा था, और जब बजाज ग्रुप को पता चला कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और ये जा नहीं रहे, हमारे बच्चों को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है, हम आपकी टिकट वगैरह करवाते हैं, आप जाइए। और वास्तव में वहाँ जाने के बाद में जो 1 दिन का प्रोग्राम था वो 3 दिन का हो गया। आप जैसे आज यहाँ विश्वविद्यालय में बैठे हैं, ऐसा ही उनका एनुअल फंक्शन मैं एज ए स्पीकर के तौर पे मुझे इनवाइट किया गया, और जब मेरा स्पीच हुआ तो वहाँ के बच्चों ने जिद की कि नहीं, हमारी वर्कशॉप होनी चाहिए, हमें सुई धागा पकड़ के काम करना है। वास्तव में जो राजस्थान की कला है उसमें कितनी मेहनत लगती है वो हमें जानना है। तो 1 दिन वर्कशॉप हुआ, और तीसरे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर लोगों को बुलाया गया। जब उन्होंने अपने राजस्थान की कला के बारे में सोचा समझा, तो बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे रिसर्च करने के लिए और वहाँ की कला को हमारे सिलेबस में शामिल करेंगे। ये बात हुई थी। उस दिन मैंने सोचा अगर मैं नहीं आती तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म खो देती। और वहाँ का जो एजुकेशन लेवल था वो देखा तो मुझे लगा कि हमारा राजस्थान कितना पीछे है। और राजस्थान में भी पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर जैसी जगह पे मुझे उनके लिए वापस जाके कुछ करना है, उस दिन ही सोच के आई थी। और आज हर साल
20 से 25 लाख रुपए की छात्रवृत्ति उन बच्चों के लिए जाती है जो जरूरतमंद और हुनरमंद बच्चे हैं। जो संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में संस्कार भूल रहे हैं। हम रास्ता भटक जाते हैं दिल्ली आते आते। इसके लिए हमें हमेशा जागरूक रहना बहुत जरूरी है। ये उम्र ऐसी है जो हमें रास्ता भटका देती है। अगर आप नशे की लत में चले गए तो उस रास्ते में, उस दलदल में फंस जाएंगे। लेकिन आपको एक संकल्प लेना होगा कि आज 16 साल हमारे माता पिता ने जो मेहनत करके हमें यहां तक भेजा है, अब वो समय आया है कि उनको वापस रिजल्ट देना है, ना कोई उनको वापस उनकी टेंशन बढ़ाने का है। तो इसलिए आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। मैं जब यूएस जाती हूं तो पहले से प्लानिंग रहती है वहां की बहनों की कि रूमा जी आ रहे हैं तो राजस्थानी ड्रेस में आएंगे और उनका स्वागत करने के लिए हम भी राजस्थानी पोशाक पहन के तैयार रहेंगे। एक बार मैं लॉस एंजलिस में थी यूएस में, तो एक पंजाब की फैमिली थी, उन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसी ड्रेस पहन रहे हैं तो हम भी पहन के आएंगे, आप मुझे दीजिए। वो अपनी सहेली से मांग के ले आई लेकिन उसको पहननी नहीं आई, वो उल्टी भी पहन के आई। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वास्तव में जो हमारा राजस्थान का कल्चर है और हमारे राजस्थान की ड्रेस है उसको कितना महत्व मिल रहा है। एक बार मैं लंदन में थी, वहां पे जीमण का प्रोग्राम रखा। अब देखो कल्चर हम भूल रहे हैं राजस्थान में बैठे हुए, लेकिन हमारे प्रवासी भाई लोग हैं वो इस कल्चर को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लंदन के अंदर जीमण का प्रोग्राम रखा जिसमें दाल बाटी चूरमा, राबड़ी, अपने अटेरो जको खाणो वगैरह सब अपनो देसी। अब मैं वटे गई और जको बोरो अपनायत देखियो और बोरे घरे गई तो आठा पड़ी के बे घर के मोह हैंगी मारवाड़ी बोले। मैं कह भाई मैं तो हिंदी इंग्लिश बोलने की कोशिश करो और आप घर में अटे लंदन आप मारवाड़ी बोलो। बे के हिंदी इंग्लिश रो तो ट्यूशन मिल जाला, स्कूल कॉलेज में जान सीख लेला, लेकिन मारवाड़ी रो कटे ट्यूशन भी नहीं मिलेला। ये वास्ते मारवाड़ी ने बसान रखनी बहुत जरूरी है। तो मैं आपने पाछो बैग लेन जाऊं राजस्थान में कि मैं 4 साल की थी तब मारी माता जी रो देहांत हो गयो। अब बचपन का ही कठिनाइयों गुजरियो, 8वीं में स्कूल छूट गई, 16 साल उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक होनी कि मैं अच्छे मारो घर चला पाऊँ। शादी के 1.5 साल बाद जब मारो बच्चो हुयो तो अब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम ही, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत थी, लेकिन मैं बार नहीं दिला पाई और उन्हें नहीं बचा पाई। बी टाइम लाग्यो कि जिंदगी जीनी नहीं है। बचपन में माँ ने खो दी, फिर बच्चे ने। आज आप होचो 18 साल पहला जान देखो कि कोई 8वीं पटूड़ी महिला जकी गोंगे मोरे बा केक करने रो होचेला। तो बी टाइम मैं वो होचो कि मैंने जिंदगी हार नहीं माननी है, मैंने कोई एड़ो काम करना है भी मारो मन भी लागे और मारो घर भी चले। सुई धागो हाथ में लियो दादी हूँ जकी कसीदाकारी ही की इस बचपन में। मैं क्यों बाकी तो मन ध्यान को नहीं मार्केटिंग और, लेकिन मारी बहनों माई के जेला तो सुंदर बैग जरूर लेन जेला, तो मैं क्यों नहीं बहु वास्ते बैग बनाऊं। अब सुई धागे में एम्ब्रॉयडरी तो कर ली, लेकिन बैग की सकी स्टिचिंग ही मशीन करनी और मशीन मारे पाए ही को नहीं ना मैं खरीदन वास्ते सक्षम ही। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी। फिर सोचा जो तकलीफें मुझे हो रही है वो मेरी और भी बहनों को होती है, क्यों ना मैं उनसे बात करूं। तो अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात करके हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से काम की शुरुआत हुई। क्योंकि इतना इजी नहीं था। अब हम 10 बहनें हो गई है तो हम कहाँ मार्केटिंग करेंगे। तो किसी ने बोला कि आप मेट्रो सिटीज में जहाँ पे एग्जीबिशन लगते हैं वहाँ जाइए। मैंने कहा बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं और मेट्रो सिटी में हम कैसे जाएंगे, हमें सबसे पहले तो घर वाले नहीं भेजेंगे। तो ये सपना तो हम यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन फिर लगा कि कोशिश करते हैं। तो 2010 में फर्स्ट एग्जीबिशन मेरा रफ़ी मारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ। जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, कट्टे में सामान भरा, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के मैं दिल्ली पहुंची। और जो 3 दिन का एग्जीबिशन था
उसमें 10 से 15 हजार रुपए की सेल हो गई और वहां से मुझे हिम्मत मिल गई कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नेक्स्ट एग्जीबिशन की अच्छी तैयारी करनी है। वापस जाके गांव गांव ढाणी ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना, क्योंकि जब हम उनके घर पहुंचते तो बड़े बुजुर्गों के कई तरह के क्वेश्चन होते थे, आप कौन है, कहाँ से आए हैं, पता नहीं इनको क्या सिखा के जाओगे, कल ये हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी। तो लगता कि क्यों आए, जो कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन जब बहनों से मुलाकात होती तो लगता कि काम की जरूरत इनको नहीं, इनको है। तब घर वालों को समझाते कि इनको कहीं नहीं जाना है, हम घर बैठे इनको काम दे के जाएंगे और लेके जाएंगे। दिन में ये पूरा घर का काम करने के बाद में जो भी इनको 2-3 घंटा टाइम मिलता है उसमें ये काम करेगी। तो ऐसे करते करते कुछ बहनों को साथ में जोड़ा और नेक्स्ट जो हमारा एग्जीबिशन था उसकी अच्छी तैयारी की और उसमें हमारी फिर 10-15 हजार रुपए की सेल नहीं हुई थी, पूरी 11 लाख की हुई थी। तो उसके बाद में हमने सोचा कि अब हमें और नवाचार करना चाहिए। हम सिर्फ होम फर्निशिंग के आइटम बना रहे थे, क्यों ना पहनने के लिए कपड़े बनाए ताकि और ज्यादा लोग खरीदेंगे और ज्यादा बहनों को काम मिलेगा। यही सोच के हमने अलग अलग पूरे भारत में जो हैंडलूम का फैब्रिक होता है, टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, ये फैब्रिक लेके उनके साथ में साड़ी, कुर्ता, दुपट्टा ये बनाया। अब बनने के बाद में जब हम एग्जीबिशन में लेके आए तो ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया, तो हमने सोचा हम इनको कैसे प्रदर्शन करें। तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। मैंने कहा फैशन शो के तो नाम से ही डर लगता है, हम क्यों फैशन शो करें। सिर्फ सुना इतना था कि छोटे कपड़े पहन के फैशन शो करना होता है, इसलिए हमने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद में किसी ने बोला कि आप हेरिटेज फैशन शो भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा वो कहाँ होता है। लेकिन काफी संघर्ष करने के बाद में जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहां जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि मुझे फैशन शो करना है। तो उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे तो बड़े डिजाइनर्स, अवॉर्डी लोग वो आ रहे, आप कैसे फैशन शो करोगे। लेकिन वहाँ मैंने जिद किया कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए। वास्तव में वहाँ से मौका मिला, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने तो कभी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया ही नहीं, कभी क्या वो डिजाइनर है वो क्या कलेक्शन लेके आएंगे, मैं कैसे करूँ। तो एक और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगी कि इसमें आप हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने भी यही बोला, रूमा जी ये आपका लेवल नहीं है, जहाँ आप फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेटर है, ये जिद आप छोड़ दीजिए। तो उस समय बड़ा दुख हुआ, रोना भी आया, लेकिन मैंने कहा ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। उस समय मेरे पास में ना तो ये स्मार्टफोन था कि यूट्यूब से देख के कुछ भी बना लूँ। जो समझ में आया मैंने कलर थीम लिया, कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, मेरा कलेक्शन तैयार किया। और जब मैं रैंप पे जा रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि भाई कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा। मैंने कहा मैंने मेरे मन से और मेहनत से बनाया तो लोगों को पसंद जरूर आएगा, यही सोच के वहाँ पहुँची। और जैसे ही हमारा कलेक्शन रैंप पे आया, सारी ऑडियंस और वही बड़े बड़े डिजाइनर जो बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, अब्राहम ठाकुर, एलमेंडा ऐसे डिजाइनर खड़े होकर तालियां बजाई और नेक्स्ट शो के लिए अपना कलेक्शन बनाने के लिए वो बाड़मेर पहुंचे। उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर बनी और पूरे भारत के जो ट्राइबल आर्टिजन है, आदिवासी आर्टिजन है, उनकी कला को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए। और उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीता था, जिसमें पेरिस का टूर मिला था। उस समय मुझे ये सीख मिली कि कभी भी हमारे सामने कोई समस्या आए तो हमें घबराना नहीं है, हमें ये सोचना है कि अब हमें कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, यही सोच के आगे बढ़ना चाहिए। अगर उस दिन वो मेरी डिजाइनिंग में हेल्प कर देते तो मैं कभी डिजाइनर नहीं बन पाती। उसके बाद में मैंने ये सोचा कि हम इंडिया में तो कर ही रहे हैं, क्यों ना इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन करें ताकि हम और बहनों को साथ में जोड़ सके। ये सोचा ही था। उसी समय मेरे पास में जर्मनी से फ्रैंकफर्ट मैसे में हेम टेक्सटाइल करके एक एग्जीबिशन होता है, वहां से मेल आया कि इंडिया से मात्र एक एनजीओ को हमने सेलेक्ट किया जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। मैंने कहा बाहर जाने का सोचा ही था, लेकिन सीधा जर्मनी जाऊंगी ये नहीं सोचा था। तो जो जर्मनी का मेरा एक्सपीरियंस था वो भी बहुत शानदार था और वहां से ऐसे हिम्मत मिलती गई। और जो 10 महिलाओं से शुरुआत हुई थी, आज 50,000 बहनें हमारे साथ में डायरेक्ट जुड़ी हुई है। और राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते 50 लाख बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जो अलग अलग समूह के माध्यम से
वो अलग अलग काम कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके पास में बहुत सारा समय है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपलब्ध है जो आप अपने गांव में जाके वापस रिसर्च करके अपने गांव के लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं, अपनी संस्कृति से जोड़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा एक वीडियो जिसमें आकपाडिया, जो आकड़े का पौधा हमारे पूरे राजस्थान में होता है, जब भारत सरकार ने रिसर्च किया और उसका जो फाइबर है उसके बहुत ही लाइट वेट और बहुत गर्म है, उसका हमने पिछले साल लगभग 200 टन से ज़्यादा वो फाइबर यहाँ तक भेजा और वो जर्मनी में गया। जो हमारे बर्फीले इलाके हैं, फौजी भाई ड्यूटी करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें बहुत ही कम वेट होता है और बहुत ही वार्म होता है, लद्दाख का पश्मीना को भी पीछे छोड़ता है। तो ऐसी चीज़ें हमारे गांव में कई है जिसके ऊपर हम रिसर्च करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी राज्यवर्धन सिंह जी ने जिसे आपको ये सारी बातें बताई भी है। तो आज का जो ये मरुद्रक मंथन का जो प्रोग्राम है, इसमें आप लोगों ने कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं, तो ये मेहनत ऐसे ही नहीं जानी चाहिए। अगर आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज सोच के जाइए ताकि वो आगे आपके भविष्य में काम आए, अपने कैरियर बनाने में काम आए। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं हमेशा एक संदेश देती हूँ, साथ में मैं ये कहूँगी, अभी एक वाणी पे बात हुई थी, तो जो पहले हमारे गांव में जागरण होती थी, शाम को गणेश वंदना से शुरू होती थी और जैसे जैसे रात ढलती वैसी वैसी वाणियाँ गाई जाती थी संतों की, हेलियाँ, प्यारियाँ, प्रभातियाँ, और सुबह 8 बजे आरती होती थी। तो ये सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही है, लेकिन रूमा देवी फाउंडेशन 98 से इसके ऊपर काम कर रहा है, जिसमें हर साल एक बड़ा प्रोग्राम होता है वाणी उत्सव के नाम से। उसमें 500 से ज़्यादा कलाकार जो वीणा पे वाणियाँ गाते हैं वो रहते हैं, और उसमें छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और पद्मश्री अवार्डेड भी कलाकार रहते हैं, ताकि हमारे गांव के जो कलाकार हैं उनके जो झिझक है वो कम हो। और ये 365 दिन हमारे सेंटर में 2 घंटे सत्संग चलती है। और आपको भी मैं कहूँगी कि अगर आपको वॉलंटियरिंग या इंटर्नशिप करनी है तो आप आइए, वहाँ से जो आप सीख के जाओगे, अपने भूमि से जो सीख के जाओगे, वो आपके आगे आने वाले समय में बहुत काम आएगा। हमेशा एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़ें। आप कोई ना कोई, हम सब में हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहें, अड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।